हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास का पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी का पार्ट 3। तो जिसने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जल्दी से जाके सार्थक स्टडी क्लासेस चैनल सर्च कर लेना और अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी और अलग अलग चैप्टर्स की भी आप वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पहले नंबर जो अपन को सामने एक ड्राइंग दी गई है भवन की, उसको कहते हैं पार्लियामेंट। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको अपन पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट इज़ द कॉर्नर स्टोर्स ऑफ योर डेमोक्रेसी एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो पार्लियामेंट है ये अपन को क्या दर्शा रही है, यहाँ स्टैचू में जो कॉर्नर स्टोन्स हैं इसमें क्या दर्शा रहे हैं, इसमें ये दर्शा रहे हैं कि ये संसद भवन है जहाँ पर लोगों के लिए वोट मिलती है, चुनाव की सीटें होती हैं। ये इसी को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, और हिंदी में क्या कहते हैं, संसद भवन। और ये पूरा एक सर्कल है, बिल्कुल टोटली ये पूरा ऐसे में एक सर्कल है, ऐसे ये पीछे तक ऐसा पूरा गोल घूम जाता घूमा हुआ है। और इसी को मतलब जो फ्रंट फेस है इसको 3D नहीं दिखाया गया। तो ये है पार्लियामेंट। अब अपन आगे पढ़ते हैं। अपन को यहाँ से पढ़ना है, द रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, एज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इक्वलिटी हैं, जैसे कि क्या क्या है, सब इक्वल है, सब यानी सभी पर्सन्स के लिए जो लॉ है वो एकदम इक्वल है। फर्स्ट, हाँ, तो व्हाट इज़ दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांटा डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉस। तो कांटा अपने मन में सोचती है क्या जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के उनके लिए भी ये है सब। तो ऐसा प्रेसिडेंट है मतलब कि, तो ऐसा कांटा सोचती है कि ये सब प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ लॉ वगैरह में लिखा गया है। तो सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिलीजन्स, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। कोई भी इंसान, और उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, कोई भी इंसान किसी की जाति, किसी के धर्म, किसी पे भी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उस पर कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। तो जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है जो जितने भी पब्लिक जितनी भी इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, वो सब पब्लिक प्लेसेस यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई ये लोअर कास्ट है, हाई कास्ट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब लोग पब्लिक प्लेसेस जैसे कि प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स, यानी प्लेग्राउंड्स में भी सभी लोग मिलकर घूम सकते हैं, होटल्स पर, शॉप्स पर एंड मार्केट्स पर तो शॉपिंग करते हैं। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल बेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। तो सभी इंसानों के लिए मतलब सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया जाएगा, सबके लिए इक्वलिटी रहेगी। जैसे कि क्या क्या, पब्लिकली जो पब्लिक है और जो कभी देती नहीं है किसी को, तो उसमें अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है कि जो सभी चीज़ें एक समान दी जाएंगी सभी लोगों को। जैसे कि अवेलेबल बेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। तो पहले अवेलेबल कर दिया उन लोगों ने कि जो बेल्स हैं वो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, रोड्स सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग घाट्स यानी जो नदी के किनारे बाथिंग घाट्स होते हैं उसको भी सब लोग यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। तो जो फोर्थ है और जो इम्पोर्टेंट है वो है अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत है उसको हटाना है, एबोलिश्ड करना है, यानी कि ख़त्म करना है। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। द टू वेज इन द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs and scheme to help disadvantaged communities। तो गवर्नमेंट दो तरीक़ों से इक्वलिटी करना चाह रही है। पहले नंबर, गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फर्स्ट चीज़ क्या है, थ्रू लॉज ऑफ, सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, और स्कीम्स रखी है हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, जो डिसएडवांटेजेस हैं उनकी कम्युनिटीज़ को करने के लिए। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। और सभी इंसानों को एक साथ, यानी सभी के साथ एक से ट्रीटेड, यानी एक सा बिहेवियर करना चाहिए, इक्वली बिहेवियर होना चाहिए सभी इंसानों के साथ। द एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो
set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated inequally for several centuries। तो जो वो है ना गवर्नमेंट, उसने क्या किया, इम्प्रूव क्या किया, दो कम्युनिटीज़ में बांट दिया। पहला एक कम्युनिटीज़ और दूसरा इंडिविजुअल्स। तो कम्युनिटीज़ तो हो गए एक साथ और इंडिविजुअल हो गया यानी खुद का पर्सनल। तो ऐसा कंट्री ना सेवरल कंट्रीज हो गई। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past। One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme। तो एक स्टेप क्या रखा, मतलब गवर्नमेंट ने एक स्टेप और आगे गए तो उन्होंने क्या किया, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट कर दी। There refers to program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch। तो इसमें क्या होता था, सारे मतलब जितने भी यानी गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, उन सारे स्कूल्स में क्या कुकड लंच प्रोवाइड कर दिया गया था बच्चों के लिए। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। तमिलनाडु जो था वो पहला स्टेट था इंडिया का जिसने स्कीम इसको कहाँ अपनाया था, इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड 2001। इसने 2001 में इस स्कीम को लागू कर दिया था अपने तमिलनाडु स्कूलों में। The Supreme Court asked all state governments to bring this program in their schools within 6 months। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कह दिया कि जो सारे स्कूल्स जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सब में ये प्रोग्राम 6 महीनों के लिए कर दिया जाए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट। इस प्रोग्राम से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे यानी सकारात्मक इफ़ेक्ट्स आए, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए। These include the fact more poor children have begun enrolling and रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। तो इससे क्या हुआ, जो गरीब बच्चे थे ना जो कि रोज़ स्कूल अटेंड नहीं करते थे, वो रोज़ स्कूल अटेंड करने लगे, क्योंकि उनका जो खाना था दोपहर का तो वो तो लंच ला नहीं सकते थे क्योंकि वो गरीब थे। तो उनके वो आते नहीं थे कि नहीं हम जाएंगे नहीं, और उसके लिए उनको अलग से टिफ़िन भी चाहिए। तो उसके लिए वो और ख़र्चा नहीं कर सकते थे। वो बुक मान लिया उन्होंने जैसे तैसे बुक भी ले ली तो वो यहाँ लंच लेके थोड़ी आ सकते हैं, और अगर उन्होंने बुक नहीं ली और उसके बदले लंच के सामान के लिए थोड़ा ख़रीदने लगे जैसे वाटर लंच ये सब ख़रीदने लगे तो बस बुक्स में थोड़ी कमी हो जाएगी। तो इसलिए जो क्या है इसमें क्या हुआ, जो मिड डे स्कीम थी उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि वो स्कूल आने लगे और उनकी जो लंच की टेंशन थी ना वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। क्योंकि जो स्कूल थे उनमें ऑलरेडी अब लंच मिलने लगा था बच्चों के लिए, तो वो रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल करने लगे थे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड यू ऑफन टू होम फॉर लंच एंड देन टू नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल। तो जो मैम टीचर्स थे उन्होंने अपने चिल्ड्रंस यानी जो उनके चिल्ड्रन थे उनके पेरेंट्स को समझा दिया गया कि आप अपने घर से लंच ना भेजा करिए क्योंकि स्कूल में इनको लंच प्रोवाइडेड अब होने लगा है। देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव। तो जैसे ही इसको मतलब जो स्कीम निकाली इसको करते ही साथ जो अटेंडेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरपोर्ट द वर्क टू फीड द चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ अ लॉन्गर नीड टू डू सो। This program has also helped reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in the school that meal together and quite a few places Dalit women had employed to cook the meal। तो कुछ स्कूलों में ना दलित यानी कि जो लोअर कास्ट कहते हैं जिसको, दलित लोगों को ना वो कर लिया जाता था, जो कुक रख लिया जाता था दलित वुमेन को, जो कि सही बात है सबके लिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख चुका है कि सब इक्वल हैं तो फिर काहे की भेदभाव, इसलिए मतलब किसी देशों में रखने लगे थे, इस देश में नहीं मतलब किसी कंट्री में रखने लगे थे। अब अपन पढ़ते हैं दलित वुमेन व्हेन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। तो जो एम्प्लॉयड रहते हैं ना कुक के मील के, तो उनको बना दिया गया। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स ऑफन come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। तो जो बच्चे थे जब उनको यहाँ पर खाना मिलने लगा तो उनकी अटेंडेंस अच्छी हो गई
और जो बच्चे नहीं आ पाते थे किसके कारण, जो भूखे रहते थे और गरीब थे वो नहीं आ पाते थे, क्योंकि अगर आ भी जाते तो उनके पेट में तो कुछ रहते नहीं है, तो वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कैसे करते, क्योंकि उनके पेट तो खाली हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो इस मतलब जैसे ये मिड डे स्कीम चालू हुई तो यहाँ पर अटेंडेंस भी अच्छी हो गई और बच्चों का आना भी, मतलब बच्चों की जो प्रॉब्लम थी गरीब बच्चों की वो हल हो गई यहाँ पर। अब अपन पढ़ेंगे while government programs play an important role of increasing equality or opportunity, there is much that still needs to be done। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम इम्पोर्टेंट कर दिया कि रोल ऑफ इंक्रीजिंग इक्वालिटी यानी इक्वालिटी को बढ़ाओ ना कि घटाओ, और इसको अपॉर्चुनिटी देयर इज़ अ मच डैट स्टिल नीड्स टू द डन, यानी सबके लिए एक सी इक्वालिटी होनी चाहिए कि ना ऐसा कोई कह सके कि नहीं 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 अब इक्वालिटी अनइक्वालिटी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने कह दिया। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रंस इन स्कूल। तो जो मिड डे मील स्कीम थी उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ किन दो चीज़ों में, पहला अटेंडेंस पे और कंटिन्यूस स्कूल आने लगे थे बच्चे तो उनकी पढ़ाई भी अच्छे से होने लगी थी। बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड दैट दोज द पुअर अटेंड। तो जो गरीब पहले अमीर बच्चे बस आते थे, अब लेकिन गरीब बच्चे भी आने लगे थे, क्योंकि मिड डे मील स्कीम होने लगा था। तो इस कारण गरीब बच्चों का खाना वहीं होता था और जो अमीर बच्चे रहते थे यानी हाई फैमिली के वो खाना घर से ही लेके आते थे। तो अब हम पढ़ते हैं Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki of discriminated against and treated unequally। तो कुछ स्कूल मतलब कुछ स्कूलों में जो दलित चिल्ड्रन होते हैं उनसे बराबर से ट्रीटेड नहीं किया जाता, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गए ओम प्रकाश वाल्मीकि। आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ट्रीटेड अनइक्वली, उनके साथ अनइक्वली बिहेवियर किया जाता था, मतलब सारे बच्चों को टीचर्स पढ़ाते थे लेकिन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो बाहर ग्राउंड की सफाई किया करते थे, क्योंकि उनको सर बिना किसी चीज़ के डांटा करते थे और बाहर कभी कभी खड़ा कर दिया करते थे और सर ही कहते थे कि जाओ पूरे ग्राउंड की सफाई करके, और उस ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल को सर्च करके। तो अभी अपन आगे पढ़ते हैं। These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected। This is because people refuse to think of them as equal even thought the law requires it। तो जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, उनके साथ रिस्पेक्टेड यानी मतलब सही से बिहेवियर होना चाहिए था जैसे सभी बच्चों के साथ होता है। One of the main reasons for this is that attitude change very slowly when the persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on this basis of their caste। तो जो मतलब लोग थे वो कास्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अनइक्वली करते थे कि नहीं आपकी कास्ट अलग है, तो उनके साथ इक्वली बिहेवियर नहीं करते थे, उनके साथ अनइक्वली बिहेव किया जाता था। रिलीजियन डिसेबिलिटी, उनमें रिलीजियन मतलब अलग धर्म का बता दिया जाता था, डिसेबिलिटी कर दिया जाता था, और इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति के कारण कर देते थे। स्टेट ऑफ द वुमेन, तो जो अपना लॉ है वो किसने लिखा था, वो लिखा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, वो लिखा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। इनका पूरा नाम था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो इन्होंने मतलब लॉ लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और फिर इन्होंने मतलब संसद को सौंप दिया था जिन्होंने लागू कर दिया था। दे कंटिन्यू टू ट्रीट अनइक्वली, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं, अपन थोड़ी आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव that no one is inferior that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change। तो सभी मतलब जो इंसान हैं वो अपना डिग्निटी ट्रीटेड विथ डिग्निटी डेट प्रेजेंट एटीट्यूड हाई कर लेते हैं डिग्निटी के कारण। ट्रीटेड विथ मतलब कुछ लोग गलत तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, कुछ लोग एटीट्यूड में एकदम जीते हैं, तो उसको चेंज करना चाहिए
जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। एकदम एटीट्यूड में भी नहीं रहना चाहिए और दूसरों के साथ डिग्निटी भी नहीं करना चाहिए और गलत तरीके से ट्रीटेड भी नहीं करना चाहिए किसी को। Continuous struggle and on in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। तो आप ये इसी के बारे में यानी स्ट्रगल के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में यानी आपकी जो पूरी 7th क्लास की बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल लाइफ, इसमें आप यही पढ़ेंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और दूसरा और इक्वालिटी के बारे में। तो पूरी ये बुक है इसी के ऊपर बनी है, आप देख लीजिएगा। इसका चैप्टर अगला कोई होगा तो वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और इसके अगला होगा वो होगा इक्वालिटी के ऊपर। तो ऐसा चलता रहेगा इस बुक में। तो इसी बुक में आप आगे ऐसा पढ़ने वाले हैं, ये लिखा था ऊपर वाले पैराग्राफ में। अब अपन पढ़ेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक। You are probably wondering whether India is the only democratic country। तो आप जानते ही हो कि इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, अकेली कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक है। देयर इज़ इनइक्वालिटी एंड देयर इज़ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिट। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत है लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है इक्वालिटी यानी बराबरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to the key issue around the community's struggle। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि इक्वालिटी अगर उनको इनइक्वालिटी से उनका तो बिहेवियर पहले होता है। जैसे लोग मान लो कोई लोअर कास्ट का है या फिर लोअर कास्ट का है तो उसके साथ अनइक्वालिटी यानी अच्छे तरीके से बिहेवियर थोड़ी करते हैं। अगर वो ही बंदा यानी जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उनके साथ पहले कोई अनइक्वालिटी बिहेवियर करते थे यानी कोई अच्छे से बात नहीं करता था और अनटचेबिलिटी भी करते थे क्योंकि वो दलित थे जो कि लोअर कास्ट में आता है। तो उनने जैसे स्ट्रगल किया, उनने पढ़ाई करी आगे की, जैसे उनने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चालू किया, उनने संविधान लिखा, फिर वो ख़त्म हुआ लिखकर। जब उनने उनको सौंपा तो उनका इतना नाम हो गया, उनने मतलब स्ट्रगल करी एक प्रकार से। उनने ठान लिया था कि नहीं मैं पढ़ूंगा और सबका नाम रोशन करूंगा और जो मेरे ऊपर दाग लगाए ना कि दलित कुछ कर नहीं सकते हैं, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत यानी जो अलग रहते हैं, इनसे कोई बात नहीं करना। बात तो करते थे लेकिन हाँ इनकी कोई छुई हुई चीज़ नहीं खाएगा, कोई छुई हुई चीज़ नहीं लेगा, तो उसको वो मिटा देंगे और सबको एक सा अधिकार दिलाएंगे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो ऐसा इनने अपने लॉ में मतलब इनने अपने मन में ठान लिया था और इनने आगे चल के ऐसा किया भी। उनने क्या लिखा, उनने लॉ लिखा स्ट्रगल। सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका एक एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वेयर द स्लेव्स who were brought over from Africa continue to describe their life today a largely unequally। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे ना उनके साथ इनइक्वली बिहेवियर करते था कौन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। दिस डिस्पाइट द फैक्ट that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights of African Americans। तो 1950 पुश किया कि इक्वल राइट चाहिए हम लोगों को भी अफ्रीकन अमेरिकन्स में। प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वेयर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइटेड इक्वली थ्रू लॉ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस they either had sit the back of the bus, sit up from the seat whenever a white person wished to sit। तो ये आपको एक फ़ोटो दिखाई गई है यहाँ पर, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें बारे में बताया जाएगा। तो अब अपन पढ़ेंगे रोज़ा पार्क्स के बारे में। ये एक वूमेन थी जो अफ्रीकन और अमेरिकन वूमेन थी। तो रोज़ा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डेट एट वर्क। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर seat on a bus a white man on 1 December 1955। Her refusal that started a huge agitation against unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known the civil rights movement। तो जो रोज़ा पार्क्स थी ना वो पहली कांग्रेस की, जो कांग्रेस है ना पहली उनकी वो बनी थी क्या, लेडी अध्यक्ष बनी थी।
सिविल राइट मूवमेंट्स, सिविल राइट एक्ट्स की। तो क्या कहते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। और जो पीछे उनके इंसान बैठे हैं उन्हीं को यहाँ पर क्या वाइट मैन, सॉरी हाँ वाइट मैन कहा गया है यहाँ पर बुक में। द सिविल राइट्स एक्ट 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ऑर्गन। तो जो सिविल राइट एक्ट 1964 यानी एक्ट जो था ना सिविल राइट का, वो 1964 में प्रोहिबिटेड कर दिया गया डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ के कारण, रिलीजन और नेशनल ऑर्गन, यानी जो रिलीजन है और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन थे ना, उनके पास अपना खुद का एक सेपरेट स्कूल तक नहीं था कि जहाँ पर वो जा सके, और अगर होता था तो वो भी खुल जाता था अगर जैसे स्कूल, तो उसकी फ़ीस भी इतनी थी कि जितनी प्राइवेट स्कूल की भी नहीं होगी। इसमें आपको आगे बताया जा रहा है चिल्ड्रन एंड डैट दे वुड लॉन्गर अवे टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स। तो जहाँ जो बच्चे थे वो लंबे टाइम तक स्कूल नहीं जा पाते थे, जब स्कूल ही नहीं थे तो जा नहीं पाते थे। और कुछ अगर पेरेंट्स करवा भी देते थे किसी स्कूल में एडमिशन, तो बहुत दूर या फिर फीस के चलते वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाते थे। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ना, वो कुछ ही समय में पूरेस्ट इन द कंट्री यानी सबसे गरीब कंट्री कहलाने लगी। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़ एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स। तो अफ्रीकन से जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन थे ना, स्कूल चालू भी हो गए, लेकिन जो गवर्नमेंट मतलब जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ छोटी थोड़ी सी तो फैसिलिटीज़ थी और वहाँ पर पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, वहाँ पर बिना क्वालिफाइड टीचर्स थे, वो भी जो कि गरीब थे, जिन पर खुद से अच्छे से पढ़ाते नहीं आता था, उनको ऐसे ही रख दिया गया कि हाँ ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो इनको रख देते हैं स्कूल में, पढ़ाते रहेंगे बच्चों को। ये भी एक अनइक्वली बिहेवियर है कि नहीं, यहाँ पर भी अच्छा टीचर होना चाहिए था जब यूनाइटेड स्टेट्स में है तो ऐसा उनने वहाँ पर किया। हाँ फ्यूअर फैसिलिटीज, हाँ टीचर्स एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स हु आइदर टू गेट प्राइवेट स्कूल्स फॉर लिविंग द गवर्नमेंट स्कूल्स आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। तो जो गवर्नमेंट स्कूल की रेटेड थे यानी जो पैसे थे, फीस थी, वो जो जितनी प्राइवेट स्कूल की रहती है ना उससे 1-2% ज़्यादा ही थी, तो इसलिए बच्चे वहाँ पर भी नहीं जाते थे। अब अपन पढ़ेंगे चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जैक्ट एज वेल एज न्यू इशूज़। तो उनने पुश किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि उनने पुश किया कि नहीं, हम लोगों को भी एक सा बराबर हिस्सा चाहिए, मतलब इक्वली चाहिए है। तो उसमें ना वो क्या हुआ, पर्सन से सेंट्रल इशूज़ तो कुछ बनाने लगे कि न्यू इशूज़, उनने इसमें भी न्यू इशूज़ बना दिए। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सनस एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड इन दिस बुक। तो इस बुक में आपको आगे इसी के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।